संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम कभी भी आसान नहीं होता, पर हर कदम आपको मजबूत बनाता है। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। गंभीर चक्रवात दाना ने ओडिशा तट पर दी दस्तक, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पीएम मोदी ने ओडिशा के सीएम माझी से की चक्रवात दाना की तैयारियों को लेकर चर्चा, केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन। भारत दौरे पर पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों राजनेता 18वें एशिया प्रशांत जर्मन बिजनेस सम्मेलन एपीके 2024 में होंगे शामिल। 7वें अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी की करेंगे सह अध्यक्षता। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। उपराष्ट्रपति आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर। मांड्या में आदि चुंचनगिरी विश्वविद्यालय में छात्रों से करेंगे बातचीत। शनिवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे नए मुख्य न्यायाधीश। 11 नवंबर को लेंगे शपथ। चुनावी बॉन्ड और अनुच्छेद 370 पर दिए थे ऐतिहासिक फैसले। केंद्र ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड और 6798 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वेंचर कैपिटल फंड से युवाओं को मिलेगा अपार लाभ। वहीं रेल परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और 106 लाख मानव दिवसों का होगा सृजन। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने 7वें अंतर सरकारी परामर्श आईजीसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर वो निकले हैं और भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर ओलाफ शोल्ज आज अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। जर्मन चांसलर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद दोनों नेता होटल ताज पैलेस में जर्मन बिजनेस 2024 के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात दोनों नेता हैदराबाद हाउस में अंतर सरकारी परामर्श और दोनों देशों के बीच समझौतों के आदान प्रदान के लिए भी मुलाकात करेंगे। आईजीसी परामर्श के लिए चांसलर स्कोल्स के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आईजीसी एक संपूर्ण सरकारी ढांचा है जिसके तहत दोनों पक्षों के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्रों में चर्चा करते हैं। बता दें कि दोनों नेता सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने, प्रतिभा की गतिशीलता के लिए अधिक अवसर, गहन आर्थिक सहयोग, हरित और सतत विकास साझेदारी और उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए बातचीत करेंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर कल यानी 26 अक्टूबर को गोवा के लिए रवाना होंगे, जहां जर्मन नौसेना का फ्रिगेट ब्रेडेन वुटेनबर्ग और लड़ाकू सहायता जहाज फ्रैंकफर्ट एम मेन जर्मनी की इंडो पैसिफिक तैनाती के हिस्से के रूप में एक निर्धारित बंदरगाह पर रुकेंगे। गंभीर चक्रवाती तूफान दाना ने ओडिशा के तट पर दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान गुरुवार रात को लैंडफॉल करना शुरू हुआ, जो शुक्रवार सुबह तक जारी रहेगा। चक्रवात दाना ने उत्तर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ते हुए भीतरकनिका,
और धामरा के बीच तट से टकराने का कार्य प्रारंभ किया। इस दौरान हवाओं की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से चक्रवात दाना की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। उन्होंने केंद्र से सभी आवश्यक सहायता का भी आश्वासन दिया है। स्थानीय निवासियों के लिए तैयारियां की गई हैं। कई स्थानों पर राहत कैंप स्थापित किए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। चक्रवात दाना के प्रभाव का आकलन करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। दरअसल चक्रवात दाना पिछले 2 महीनों में भारतीय तट पर आने वाला दूसरा चक्रवाती तूफान है। इससे पहले अगस्त के अंत में क्षेत्र को चक्रवात असना ने प्रभावित किया था। हालांकि दाना तूफान असना से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसका असर टकराने की जगह से 400 किलोमीटर दूर तक होगा। इससे 7 राज्य प्रभावित होंगे। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। दोनों राज्यों की सरकारों ने लाखों लोगों को दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है। ओडिशा में दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर मयूरभंज, भद्रक, बालेश्वर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर और कटक में होगा, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुरी, खोर्दा, नयागढ़, ढेंकनाल और कोंडोझार जिले को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि अधिक समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स इस बात का सबूत है कि पुरानी व्यवस्था कितनी गहराई से बदल रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता श्रेणियों में सुधार के साथ बहुपक्षीय विकास बैंकों में भी सुधार किया जा सकता है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान एक प्रयास शुरू किया था और हमें खुशी है कि ब्राजील ने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ज्यादा न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थानों में सुधार की जरूरत है। ये सुधार तत्काल किया जाना चाहिए। इस दौरान एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को भी दोहराया कि यह युद्ध का युग नहीं है और वैश्विक विवादों को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war. Disputes and differences must be settled by dialogue and diplomacy. Agreements, once reached, must be scrupulously respected. International law should be adhered to without exception, and there should be zero tolerance for terrorism. Excellencies, the situation in the Middle East, West Asia for us, is an understandable concern. There is a widespread anxiety that the conflict would spread further in the region. Maritime trade has also been deeply affected. The human and material consequences of further escalation are truly serious. Any approach has to be fair and durable, leading to a two-state solution. Excellencies, we meet in difficult circumstances. The world must be prepared to think afresh on long-standing challenges. Our gathering is a message that we are indeed prepared to do so. We face the paradox that even as forces of change have advanced, some long-standing issues have only become more complex. On the one hand, there is the steady diversification of production and consumption. Nations that attained independence from colonialism have accelerated their development and socio-economic progress. New capabilities emerged, facilitating the harnessing of more talent. This economic, political, and cultural rebalancing has now reached a point
where we can contemplate real multipolarity. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगी। अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति आज एम्स रायपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति NIT रायपुर के 14वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उसके पश्चात राष्ट्रपति शाम 5:30 बजे के करीब और 6 बजे तक महतारी वंदन योजना के तहत 9वीं किस्त की राशि वितरण के कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को दीपावली से पहले महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त की राशि जारी करेंगी। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 9वीं किस्त की राशि के वितरण समारोह नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में होगा। उसके बाद राष्ट्रपति नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन का दौरा करेंगी, जहां वह स्थानीय आदिवासियों से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति शनिवार को IIT भिलाई के 4थे दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। वे रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस और आयुष यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ के 3रे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज अपनी इस यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्नाटक के मांड्या के बीजी नगर में आदि चुनचुनगिरी विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत करेंगे। इस दौरान वे छात्रों का मार्गदर्शन भी करेंगे। इस यात्रा के दूसरे दिन यानी शनिवार को उपराष्ट्रपति बेंगलुरु में पारायण अर्थात नमः शिवाय कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इससे पहले आज सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत पहुंची वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप इकाइयों की मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह फंड भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस के तत्वाधान में काम करेगा। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ मिलकर संचालित होगा। इस कोष के तहत 2 चरणों में 30 से 35 अंतरिक्ष स्टार्टअप इकाइयों में निवेश किया जाएगा। पहले चरण में 5 से 10 करोड़ रुपए और उसके पश्चात 10 से 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कई जो रिच कंट्रीज अगर हम यूरोप की देखें, उन रिच कंट्रीज में जितने यूनिकॉर्न हैं उनसे ज्यादा आज भारत में यूनिकॉर्न्स हैं। ये 10 वर्षों का स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने का एक बड़ा अचीवमेंट है। और स्पेस जैसे सेक्टर में, जिस सेक्टर की बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सेक्टर है और जिस सेक्टर में इनोवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा स्पेस सेक्टर के लिए। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी's commitment toward creating more and more opportunities for our youth, more and more opportunities for our entrepreneurs, and more opportunities for innovative startups. इसके साथ ही रेल मंत्रालय की 6,798 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 2 परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के 8 जिले कवर होंगे। इन परियोजनाओं को अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य आवागमन की लागत कम करने और लोगों को यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री
अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहली परियोजना के अंतर्गत नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरनगर की 256 किलोमीटर लंबी 2 रेल लाइन बिछाई जाएंगी। इससे नेपाल, पूर्वोत्तर भारत और सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सामाजिक आर्थिक विकास भी बढ़ेगा। मंत्रिमंडल ने अमरावती के रास्ते इरुपलम और नामबुरु के बीच एक नई रेलवे लाइन के निर्माण की अनुमति भी दी है। इन परियोजनाओं से करीब 106 लाख मानव दिवसों का सृजन होगा और लोगों को सीधे रोजगार उपलब्ध होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 11 नवंबर को 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। इससे एक दिन पहले वर्तमान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पदमुक्त हो जाएंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 8 नवंबर वर्ष 2022 को चीफ जस्टिस के रूप में पदभार ग्रहण किया था। जस्टिस खन्ना का चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल 6 महीने से कुछ अधिक होगा और वे 13 मई 2025 को पदमुक्त होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस नियुक्ति की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भारत के संविधान द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति और CJI के साथ परामर्श के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना को 11 नवंबर 2024 से प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन LAC के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रही है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वार्ता के बाद समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए एक व्यापक सहमति हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच वार्ता के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जमीनी स्थिति बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बन गई है, जिसमें पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और मवेशियों को चराने की अनुमति देना भी शामिल है। रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच हुए समझौतों को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया और कहा कि इससे वैश्विक मंच पर रक्षा वार्ता के महत्व को समझा जा सकता है। India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue, because sooner or later solutions will emerge. And I think there is no better place to highlight this power of dialogue than this platform of Chanakya Defense Dialogue. और अब खेल जगत से जुड़ा समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कल से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में 259 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत के वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 59 रन पर 7 विकेट लिए। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने भी महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे ने 76, रचिन रविंद्र ने 65 और मिचेल सेंटनर ने 33 रन का योगदान दिया। भारत ने अपनी पहली पारी में दिन के खेल खत्म होने तक 1 विकेट गंवाकर 16 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल 10 और यशस्वी जायसवाल 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा, जो 9 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उन्होंने टिम साउदी के द्वारा वे आउट किए गए और दिन का खेल खत्म होने के बाद
भारत को मैच में आगे बढ़ने के लिए अपनी बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करनी होगी, क्योंकि ये मैच भारत के लिए बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। आप इस कार्यक्रम में संबंधित अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। माईगॉव, नमो ऐप पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का अंतिम दिन है। कार्यक्रम का प्रसारण और आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। नागाई जिले के कोडियाकराई पक्षी अभयारण्य में लाखों विदेशी पक्षी आए हैं, जिससे एक शानदार नजारा देखने को मिला है। पक्षियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाने वाला यह अभयारण्य रूस, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर से 247 प्रजातियों का घर है। वन विभाग ने पक्षी देखने वालों के लिए एक टावर और दूरबीनें लगाई हैं। चलते चलते आपको भी छोड़े जाते हैं इसके कुछ शानदार नज़ारों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।